नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। हरियाणा में वक्फ बोर्ड के कब्जे वाली गांवों की शामलात जमीनों की जांच होगी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि पूरे हरियाणा में किसी भी गांव को शामलात देह को भूमि को वक्फ बोर्ड के नाम की गई, वहीं उसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने सदन में ये घोषणा की कि पूरे हरियाणा में हम जांच कराएंगे कि किसी भी गांव में शामलात में जमीन वक्फ बोर्ड के नाम ना हो तो वह कैसे हस्तांतरित हुई। तो आपको बताते चले, रोहतक गुहा रोड पर स्थित पीर बोधि भूमि में संबंध में चिंता जताए जाने के बाद सैनी ने ये घोषणा की। सैनी ने सदन में कहा, हम पूरे हरियाणा में इसकी जांच कराएंगे और किसी भी गांव की शामलात देह भूमि कहीं भी वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित की गई है तो उसकी गहन जांच कराई जाएगी। जमीन की बात कर रहे हैं, यह जमीन 1967-68 में श्यामलात दे जमीन थी आदरणीय अध्यक्ष जी, उसके रूप में दर्ज है। सारी फर्दे हैं, फर्दों के ऊपर लिखा हुआ है। यह जमीन वर्ष 1990 में भारत सरकार द्वारा जो पंजाब वक्फ बोर्ड है के नाम अधिसूचित कर दी गई। 1990 में वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई। क्या कारण है, कौन किन लोगों ने की है, कौन लोग थे, श्यामलात दे जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया। यह उस अधिसूचना में खसरा नंबर 7086, 7090 और 7092 और 7093 खानका और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज की गई। माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यह जमीन वक्फ बोर्ड के नाम है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे, क्योंकि भी वहां तालाब नहीं है कागजों के अंदर और उसके अंदर वहां पर ये वक्फ बोर्ड की लैंड है, कास्ट कर रहे हैं। हम यही अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे, परंतु मैंने इसकी पूरे नीचे से कागज निकलवाए दिए, क्या कारण है क्या नहीं। इस जमीन पर पिछली सरकारों के दौरान अवैध कब्जे किए गए, क्योंकि ये पहले वक्फ बोर्ड के नाम करी गई, फिर उसके ऊपर कब्जे की सोची गई कि इसके ऊपर कब्जा किया जाए। अब 2024 में एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद यह जमीन वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में आई तथा लीज पर दी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने इस बात को अति गंभीरता से लिया। श्यामलात दे की जमीन को वक्फ बोर्ड को कैसे स्थानांतरित किया गया, यह बड़ा गंभीर विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके पीछे कौन ताकतें थी, कौन लोग थे, उन्होंने कैसे इसको वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया। श्यामलात दे को नहीं कर सकते। श्यामलात दे की जमीन को माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि वो लिखा हुआ है, वो वक्फ बोर्ड में नहीं जा सकती। कैसे किया गया ये, और हमारी सरकार का तो आदरणीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूंगा, जो श्यामलात दे है, चाहे जोहड़ है, तालाब है। तो वहीं राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां राजस्थान विधानसभा में सीएम भजन लाल का बड़ा बयान सामने आया। कोई भी संगठन आरएसएस की बराबरी नहीं कर सकता। आरएसएस को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार, हमारा काम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम का कहना है कि उनके काम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने अपना एक बड़ा बयान दिया जिसके तहत उन्होंने ये सब कहा। आपको बताते चले, राजस्थान विधानसभा में सीएम भजन लाल का ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा कि कोई भी संगठन आरएसएस की बराबरी नहीं कर सकता है। हमारे काम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, सीएम भजन लाल ने ये कहा। साथ ही आपको बताते चले, राज्यसभा विधानसभा में उन्होंने ये अपना बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा, आरएसएस को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। तो उन्होंने आपको बताते चले, आरएसएस को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए कहा, हमारे काम पर नहीं। दुनिया के ऐसे एक संगठन जो सिर्फ समाज हित के लिए जीता है, उनकी 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां खप गई, उन्होंने अपने आप को इस मां भारती के लिए समर्पित कर दिया। आप उनके लिए बात करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा संगठन नहीं मिलेगा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की होड़ करे।
उनके अंदर हम देखते हैं हमारे, जब हम देखते हैं 10-10, 20-20, 25-25, 40-40 साल हो जाती हैं, लेकिन हम उनकी जाति का कभी पता नहीं कर पाते हैं कि ये किस जाति के लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों पर इस तरह की बात करना। तो वहीं आगामी पर्व त्योहारों को लेकर राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधिकारियों ने 7 उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शरारती तत्वों और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखने की और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं आपको बताते चले, मीडिया से बात करते हुए अधिकारियों ने बताया कि होली के दौरान भी उपद्रवियों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त रहेगा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। देखिए, अभी बहुत सारे त्योहार हैं, होली है, ईद है, सरहुल है, काफी सारे त्योहार हैं, रमजान भी है। तो जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबको हमने कहा है कि सभी लोगों का त्योहार बहुत अच्छे से मने, किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो। असामाजिक तत्व हमेशा अच्छे कामों को खराब करने में लगे रहते हैं, उन पर नजर रखा जाए और बिल्कुल कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति किसी भी गलत चीजों पर या गलत कार्यों को प्रश्रय देता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने से ना चुके। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए राज्यवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, होली हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भाईचारे और एकता का प्रतीक है। इस पर्व में कोई दुश्मन नहीं होता, बल्कि लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं। मुख्यमंत्री ने होली के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये पर्व लोगों को जोड़ने और समाज में प्रेम और सौहार्द को बढ़ावा देने का अवसर है। उन्होंने सभी राज्यवासियों से इस पर्व को मिलजुल कर मनाने और आपसी प्रेम एवं भाईचारे की भावना को बढ़ाने की अपील की। होली का त्योहार का पट खुल चुका है। अब लोग धीरे धीरे रंग बिरंगे रंगों के त्योहार में लोग समाने वाले हैं। हमारी ओर से, सरकार की ओर से पूरे झारखंड वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, महासोहराय की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये रंगों का त्योहार है, वैसे ही आप लोगों के घरों में खुशहाली आए और रंगों की तरह तरोताजा रहें और एक सुंदर वातावरण और प्यार, सौहार्द और मीठेपन का एक माहौल बने। हम सब मिलकर इस त्योहार को। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना हवाई अड्डे के नए भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और आगामी विकास योजनाओं के बारे में जानकारी ली। तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, सब जल्द होगा, सभी इसका बहुत विस्तार होगा, इससे यात्री सुविधाओं में सुधार होगा और हवाई यात्रा की सुविधा और भी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि इस नए भवन के निर्माण से राज्य एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा, जिससे बिहार के विकास को नई दिशा मिलेगी। काफी सुविधा पैसेंजर हो जाएगा, तभी तो और इसका विस्तार बहुत होगा। जी सर। तो वहीं बुहाड़ी में एएसआई की दुर्घटना में मौत, दिल्ली इमरजेंसी कॉल पर एएसआई की मौत। दिल्ली में एएसआई की मौत, दुर्घटना का कारण इमरजेंसी कॉल पर जाते समय एएसआई की मौत। तो आपको बताते चले, इमरजेंसी कॉल पर जाते समय एएसआई की मौत हो गई, जिसमें दिल्ली में एएसआई की मौत, जहां दुर्घटना का कारण का भी इमरजेंसी में जाते वक्त उनकी मौत हुई, ऐसा बताया जा रहा है। बुहाड़ी में एएसआई की दुर्घटना में मौत हो गई, दिल्ली इमरजेंसी कॉल पर एएसआई की मौत। तो आपको बताते चले, एएसआई एक इमरजेंसी कॉल के दौरान जहां जा रहे थे, उसकी वजह से दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। एक इमरजेंसी कॉल पर की वजह से वो तुरंत उसका जांच के लिए पहुंचने के लिए निकले और उसके बाद आपको बताते चले, एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। बुराड़ी में एएसआई की दुर्घटना में ये मौत, दिल्ली इमरजेंसी एक कॉल की वजह से एएसआई की हुई मौत। दुर्घटना आपको बताते चले, एक दुर्घटना में एएसआई की मौत हो गई। बुराड़ी में एएसआई की दुर्घटना में हुई मौत, इमरजेंसी कॉल पर एएसआई की मौत। तो वहीं राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने कल होली के त्योहारों से पहले खास अंदाज में होली मनाई। तो वहीं जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और खुशियों का आदान प्रदान करते हुए इस रंगीली धारा में एकजुटता का प्रतीक प्रस्तुत किया। तो वहीं बीएसएफ के जवानों ने भारतीय सीमा की सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस खास मौके पर एक दूसरे से मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। इस उत्सव में जवानों में आपको जोश और उल्लास देखने को मिला। वहीं और आपको बताते चले, उन्होंने देश की सेवा के साथ साथ इस पारंपरिक त्योहार का भी आनंद लिया। नाचते गाते जवान बीएसएफ में होली के दौरान एकता दिखाई। जैसलमेर में बीएसएफ ने मनाई होली, एक दूसरे को रंग लगाकर भाईचारे की भावना को दिखाते हुए बीएसएफ के जवान। जैसलमेर में बीएसएफ ने खेली होली, एक दूसरे को रंग लगाकर नाचते गाते दिखे बीएसएफ के जवान। हाल ही में खुले गक्कूसराय के शिव हनुमान मंदिर में लोगों ने होली बड़ी धूमधाम से खेली। इस अवसर पर मंदिर में भक्तों ने न सिर्फ रंगों की होली खेली, बल्कि होली के पारंपरिक गीतों का भी आनंद लिया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव और हनुमान की पूजा की और एक साथ मिलकर होली के गीत गाए। मंदिर के प्रांगण में होली के माहौल में भक्तों ने एकजुट होकर उत्सव का आनंद लिया और आपसी भाईचारे की भावना को भी बढ़ाया। तो आपको बताते चले, शिव हनुमान मंदिर में होली का ये उत्सव, जहां लोगों ने भजन कीर्तन के साथ होली का रंगों के साथ भाईचारे की भावना भी दिखाई, होली खेली, एक दूसरे को रंग लगाए, भजन कीर्तन किए। साथ ही आपको बताते चले, शिव हनुमान मंदिर में होली का ये उत्सव, जहां लोगों ने बड़े धूमधाम से इस होली के उत्सव को मनाया। आपको तस्वीरों में लोग झूमते, नाचते और कीर्तन करते, भजन गाते नजर आ रहे होंगे, जहां शिव हनुमान मंदिर का ये दृश्य, जहां लोगों ने होली मनाई।
तो वहीं गोरखपुर में होलिका दहन उत्सव समिति के तहत भक्त प्रहलाद की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री योगी भक्त प्रहलाद की आरती कर शोभा यात्रा कर शुभारंभ करेंगे। बता दें कि गोरखपुर में गुरुवार को 33,025 स्थानों पर होलिका दहन किया जाएगा। वहीं सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील स्थानों का चयन भी किया गया है। तो वहीं 12, 13 और 14 मार्च को अलग अलग स्थानों पर 18 जुलूस भी निकाले जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर में गुरुवार को 3,325 स्थानों पर होलिका दहन किया जाएगा। वहीं सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील स्थानों का चयन भी किया गया है। तो वहीं 13 और 14 मार्च को अलग अलग स्थानों पर 18 जुलूस भी निकाले जाएंगे। तो वहीं होली के मद्देनजर बाजार में नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी काफी गंभीर दिख रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार शहर में मारवाड़ी चौक के पास अग्रसेन स्वीट्स के छापे मारी गई, जहां से लगभग 4 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। इसके अलावा शहर के 3 बाजार में चौक स्थित एक पनीर विक्रेता के गोदाम में लगभग आपको बताते चले कितने किलो की नकली शराब जब्त हुई। 66 किलो की नकली शराब भी जब्त की गई। जब्त पनीर को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी टीम द्वारा नष्ट भी किया गया था, जिसका जुर्माना भी लगाया गया। तो वहीं आपको बताते चले 66 किलो नकली पनीर को जब्त किया गया। जब्त कर पनीर की खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की टीम द्वारा नष्ट किया गया। वही साथ ही उनसे जुर्माना भी लगाया गया। नकली जानकारी नहीं था, इसीलिए सर आज के बाद से ऐसा गलती नहीं होगा। सर से जानकारी कर लेंगे कि कैसे टेस्ट करना है, या मान लीजिए वो सब जो भी सामान था हमारा बढ़िया ही पाया गया। होली का मौसम है और आप लोग जो नकली पनीर और ये सब बेच रहे हैं, तो कोई भी आइटम नकली नहीं है हमारा, सिर्फ पनीर तो एक जो जांच किया गया उसमें तो नकली पनीर निकला ना। हाँ, पनीर एक तो डिफेक्टिव पाया गया। तो बाकी उससे मिठाई भी निर्माण हो रहा है, कैसे? नहीं, पनीर से हम कोई मिठाई नहीं बनाते हैं, जो भी मिठाई बनता है दूध से बनता है। तो ये इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप लोग नकली वो पनीर? जानकारी में नहीं था, फर्स्ट एंड लास्ट तो वार्निंग मिल जाए। किनसे लेते हैं आप लोग? हाँ, किनसे लेते हैं? ये मान लीजिए कि कोई ला के दिया था, बोला कि बढ़िया पनीर है बेचिए। नाम नहीं जानते हैं, जैसे गाँव देहात से कोई आया होगा मान लीजिए, और आज के बाद अब नहीं लिया जाएगा। पिछले हम लोग 2-3 दिनों से आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं, होली पर्व आ रहे हैं, उसको लेकर हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। आज छापेमारी के क्रम में 3 बाजार में हमें ये सूचना मिली कि नकली पनीर बेचा जा रहा है। वहाँ पे हम लोगों ने करीब 66 केजी नकली पनीर पकड़ा है। मौके पे जो बेचने वाला वो फरार है, उसका डिटेल हम लोग निकाल रहे हैं। उसी क्रम में हमें जानकारी मिली कि कुछ मिठाई दुकानों पे भी वो पनीर सप्लाई कर रहा है। जांच करते करते हम लोग एक मिठाई दुकान पे पहुंचे। यहाँ पे भी हम लोगों ने करीब 4 केजी नकली पनीर पकड़ा है। दुकानदार का कहना है कि उसके पास बिल नहीं है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अभी वो माल उनका ही है। ये आगे फिर जांच की जाएगी और कार्रवाई करते हैं हम उस पर। तो होली का त्यौहार है सर, क्या हिदायत है दुकानदार को? मैं जितने भी दुमका के दुकानदार हैं, मैं उनको सख्त हिदायत देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की नकली सामान मार्केट में ना बेचे या मिलावटी सामान मार्केट में ना बेचे। तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती 2023 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस भर्ती में कुल 60,244 पदों पर चुने गए उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, जिसे प्रदेश में हजारों युवा अपने सपनों को साकार करने में सफल हुए हैं। पुलिस विभाग की इस भर्ती प्रक्रिया में पूरे प्रदेश में लाखों युवाओं ने हिस्सा लिया था। परिणाम के बाद उन्हें प्रदेश में विभिन्न पुलिस थानों में तैनाती दी जाएगी। तो वहीं कुल 6,244 पदों पर चयन की सूची जारी। तो वहीं आपको बताते चले कुल 60,244 पदों पर चयन की सूची जारी है, जहां विभिन्न पुलिस थानों में दी जाएगी तैनाती। तो वहीं यूपी पुलिस भर्ती 2023 के नतीजे घोषित। कुल 60,244 पदों पर चयन की सूची जारी।
विभिन्न पुलिस थानों में दी जाएगी तैनाती। यूपी पुलिस भर्ती 2023 के नतीजे घोषित। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक मिठाई की दुकान में अनोखी और महंगी गोल्डन गुजिया की बिक्री हो रही है। यहां की गोल्डन गुजिया मिठाई 50,000 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रही है, जो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बन गई है। ये गोल्डन गुजिया खासकर त्योहारों के मौसम में ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। इस गुजिया के खास तरह के शुद्ध सोने के वर्क का उपयोग किया गया है, जो 2 महीने तक खराब नहीं होगा। यही खासियत है कि इसे अन्य मिठाइयों से अलग और वरिष्ठ बनाया जाता है। ये गोल्डन गुजिया खास तौर पर उत्सवों और शाही अवसरों पर ही दिए जाने वाले तोहफे के रूप में लोकप्रिय हो रही है। तो सोने की गुजिया आपको बताते चले, ये सोने की वर्क वाली गुजिया काफी त्योहारों के बीच काफी लोकप्रिय होती हुई होली में 50,000 रुपए किलो की बिकती है। ये गुजिया में शुद्ध सोने के वर्क का उपयोग किया जाता है। गुजिया की कीमत 1,300 रुपए प्रति पीस आपको बताते चले है और होली पर 50,000 रुपए किलो ये गुजिया बिकती है। तो वहीं झेलम परियोजना के अंतर्गत जिले में खानबल से संगम की ओर पूरी गति से प्रगति कर रही है। अब अपनी समाप्ति के करीब है और अंतनाग में फ्लड कंट्रोल डिवीजन के कार्यकारी अभियंता इंजीनियर खुर्शीद अहमद ने कहा कि परियोजना समाप्त होने के करीब है और जिले के लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। इंजीनियर खुर्शीद ने कहा, जैसे ही वर्तमान परियोजना अपनी समाप्ति तक पहुंचती है, एक और पहल शुरू की जाएगी जो लंबित क्षेत्रों को कवर करेगी, जिससे बेहतर बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन सुनिश्चित होगा। इस परियोजना की सफलता पूर्वक समाप्ति से इस क्षेत्र की बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और जिले में बाढ़ प्रबंधन प्रयासों का बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि आगामी चरण में बाकी क्षेत्रों को कवर किया जाएगा और समुदाय को दीर्घकालीन लाभ मिलेगा। खानाबल से लेकर संगम तक जो ब्यूटिफिकेशन आप जहलम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कहाँ तक पहुंचे और आगे क्या आपका फ्यूचर प्लान रहेगा इस हवाले से? हाँ, जो आपने ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम आपने देखा वो तकरीबन हमारा नियर टू कंप्लीशन है। हाँ, जो ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमें और फंड्स मिलेंगे एफएमपी में। हमारा जो फोकस रहता है सिर्फ ये नहीं कि हम एम्बैंकमेंट को स्ट्रेंथन करेंगे, बल्कि हमारा फोकस ये भी रहता है कि हम इसको कैसे ब्यूटीफाई करें। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी ये फितरत में है एक इंसान में, अगर वो कोई खूबसूरत चीज़ देखता है तो वो उसकी कोशिश ये रहती है कि हाउ टू प्रिजर्व दीज थिंग्स। और अगर उसको लगे कि ये गंदी चीज़ है तो ही वांट टू डिस्ट्रॉय इट। तो हम यही चाहते हैं कि इनको नदी नालों को साफ रखें और इसको ऐसी शेप दें ताकि ये अट्रैक्ट करे तो वहीं जिला प्रशासन डोडा ने टाउन दिवस का आयोजन किया। इसमें यातायात प्रबंधन और आगामी त्योहारों होली और ईद उल फितर त्योहारों पर चर्चा की गई। वहीं आपको बताते चलें कि इस दौरान हरविंदर सिंह डिप्टी कमिश्नर डोडा ने यातायात जाम को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि त्योहारों के दौरान बढ़ी हुई भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के तहत आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे और किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों को सक्रिय रूप से काम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और आम जनता से अपील की गई है कि वे त्योहारों के दौरान नियमों का पालन करें और यातायात व्यवस्था में सहयोग करें।
जितनी सिविल सोसाइटीज़ हैं, जितनी हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं और जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम जो शहरों के मसले हैं, चाहे वो डोडा, भदरवाह या ठाठरी हो या गंदोह हो, इन शहरों के मसलों पे आज डिस्कशन हुई। लोगों के सिविल इश्यूज़, पार्किंग इश्यूज़ और आने वाले त्यौहार जैसे रमज़ान का पावन महीना चल रहा है, ईद आने वाली है, होली आने वाली है, उस पे तमाम तरह की डिस्कशंस हुई इन प्रेजेंस ऑफ एसएसपी डोडा एंड एसएसपी ट्रैफिक। तो मुझे उम्मीद है कि इन मीटिंगों के ज़रिए हम लोगों के क्लोज पहुंचते हैं और लोगों के जो मुश्किलात होते हैं, जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पर फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।